तो पहला नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस इन इंडिया विद रेफरेंस टू द एलपीजी। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट एलपीजी। यस मैम। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोले या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो एलपीजी का जो फुल फॉर्म है दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इससे रिलेटेड मैंने आप लोग को बताया था 11th में भी। आप लोग का एक टॉपिक था जिसमें कि उसमें लिबरलाइजेशन के बारे में किस तरीके से इफेक्ट हुआ था। 1991 में गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसीज में चेंज किए थे, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन जैसे कि आप देख रहे हैं, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड एम्ड एट लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री from all unnecessary control and restrictions. It relaxed the rules and the regulations which restricted the growth of the प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स रेगुलेशंस थे, जिसके कारण कि प्राइवेट सेक्टर्स के लोग जो है या बिजनेस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। उस समय गवर्नमेंट ने ये 1991 के दौरान ये इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी, दैट इज लिबरलाइजेशन के दौरान उन लोगों ने कुछ छूट दिया। रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रिलैक्सेशन? छूट देना या अननेसेसरी जो कंट्रोल या रेस्ट्रिक्शंस हो रहे थे उनमें थोड़ा बहुत कमी करना। एंड ऑल्सो अलाउड द प्राइवेट सेक्टर टू टेक पार्ट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम लोगों ने 11 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यस मैम। क्या था वो? मैम इकोनॉमिक Economic activity basically it means all related with the activity related in terms of the money. money जितने भी एक्टिविटीज होते हैं that comes under the economic activity. तो प्राइवेट सेक्टर्स के जितने भी लोग थे उनका मेन एम क्या था? बिजनेस के थ्रू पैसा कमाना, प्रोफेशनलिज्म के थ्रू पैसा कमाना, है ना। तो उसमें बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन थे, तो उसको कम किया गया। देन लिबरलाइजेशन में क्या क्या था? तो एबोलिशन लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट। कुछ इंडस्ट्री को छोड़कर मैक्सिमम इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जो रूल्स थे उसको कम किया गया और उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया गया एज पर द नीड। देन freedom in deciding the scale of the business activity, that is no restrictions on expansion or contraction of the business activity. अगर बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से फ्रीडम दिया गया था, दैट इज फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये समझ में आया? पॉइंट नंबर बी कि जितने भी बिजनेस एक्टिविटी थे वो अगर अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते थे, एक्सपांड मतलब कि और अगर ब्रांचेस अगर खोलना चाहते थे या और अगर प्रोडक्ट वगैरह अगर लॉन्च करना चाहते थे, तो इन दैट केस उनको फ्रीडम दिया गया था। आफ्टर दैट रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो उनको रेस्ट्रिक्शन ये था कि आप इंटर स्टेट या आप अगर आउटसाइड अगर कंट्री करना चाहते तो उसमें बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन थे, तो उसमें भी उनको छूट दी गई। रेस्ट्रिक्शन से थोड़ा बहुत उनको कमी की गई थी ताकि वो प्रॉपरली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने सामान को बेच सके करके या प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर सके। देन फ्रीडम इन द फिक्सिंग ऑफ द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। फ्रीडम इन द फिक्सिंग ऑफ द प्राइस मतलब जिस प्रकार का उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके बेसिस पे वो प्राइस को फिक्स कर सकते हैं। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं जब प्राइस फिक्स करते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनके जो कस्टमर्स को वो रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड कर सके, और दूसरा उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बहुत ज्यादा या बहुत कम ना हो, तो अपने बेसिस पे प्राइस को फिक्स करना। ठीक है, then reduction in the tax rate and lifting up unnecessary control over the economy। तो बहुत ज्यादा जो पहले टैक्स पे किया जाता था या टैक्स डिसाइड किया कि इंटर स्टेट टैक्सेस वगैरह भी कम किया गया कि लोग जो है प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके करके। और नेक्स्ट जो था वो सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। सेल और परचेज जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बेसिस पे होता है, तो उस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई मतलब सरल तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा जो रेस्ट्रिक्शन था कि आप बहुत सारी चीजें बाहर नहीं भेज सकते हो,
तो उस रेस्ट्रिक्शन को लिबरलाइजेशन के बेसिस पे कम किया गया, ठीक है। और लास्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज मेकिंग इट इजियर टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया। तो फॉरेन कैपिटल को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। आज भी आप देखोगे तो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो ज्यादा से ज्यादा चाहती है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक जो है वो बढ़ाने के लिए फॉरेन कैपिटल और फॉरेन कंट्री के जो जितने भी इंडस्ट्रीज है उनको अपने यहाँ हमारे देश में लाना चाहती है, ठीक है, ताकि हमारे यहाँ ही वो चीजें बने और बाहर के ऊपर हम लोग को डिपेंड होना ना पड़े। अच्छा, व्हाट डू, इसमें एक वर्ड यूज किया गया है कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय? फॉरेन करेंसीज आती है तो हमारे इंडिया की ग्रोथ होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है टेक्नोलॉजी, वो नई नई टेक्नोलॉजी आती है। पॉसिबल है। और टेक्नोलॉजी मींस रिगार्डिंग द, तो ये था आपका लिबरलाइजेशन। क्लियर हुआ? यस मैम। नेक्स्ट है आपका प्राइवेटाइजेशन। आप लोग को पता होगा ये वर्ड प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन Yes, ma'am. में मेन जो था कि जितने भी रिड्यूस करना पब्लिक सेक्टर्स को और ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देना। क्लियर हुआ? तो ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना और पब्लिक सेक्टर को रिड्यूस करना। क्यों ये चीज हुआ? क्यों हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया? व्हाट इज द मेन एम बिहाइंड दैट? क्या ऐसा हुआ? प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट जो कंपनी रहेगी मैम वो सर्विस अच्छा प्रोवाइड कर सकती है, पर पब्लिक का इतना ही है कि पब्लिक सेक्टर का कि वो सर्विस उतना अच्छा प्रोवाइड नहीं कर सकती, पर वो सोशल ज्यादा देती पब्लिक है। वेलफेयर के बारे में पब्लिक सेक्टर ज्यादा सोचती है, बट प्राइवेटाइजेशन इसलिए हुआ क्योंकि प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पा रहा था, एज पर द नीड फुलफिल नहीं हो पा रहा था। इस कारण से प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा दिया गया। तो उसमें तीन चीजें आती हैं। पहला आपका सेटिंग अप BIFR। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट BIFR। लास्ट ईयर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, BIFR के बारे में। फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। So basically it is for the SIC unit. Yes, ma'am. है ना? SIC unit क्या हुआ था इसमें? Anyone? मैम जिसमें जो इंडस्ट्री अच्छा वर्क नहीं कर रही है उसको या तो फाइनेंस करके उसको थोड़ा ग्रोथ किया जाए, अगर एकदम नहीं कर रही है तो उसको बंद कर दिया जाएगा। वेरी गुड। तो ये बोर्ड जो है ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, और उनका ये था कि जितने भी सिक इंडस्ट्रीज हैं, सिक मतलब जो बीमार या किसी कारण से लॉस में जा रही है या चल नहीं पा रही है, उनको देखना और अगर कुछ रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उनको फिर से वापस सेटअप करना, ठीक है। तो ये इनका काम था। और दूसरा था डिसइन्वेस्टमेंट मींस ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू अ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स थे, उनको प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट किया गया या उनको फ्रीडम दिया गया कि अब आप प्राइवेट सेक्टर जो है वो खोल सकते हो। जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड जो है दैट इज इफ देयर वर डाइल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड 51%, it would result in the transfer of the ownership and management of the enterprise to the private sector. तो दोनों को मर्ज भी किया गया। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिसमें कि दोनों को मर्ज अप किया गया था। कौन कौन से सेक्टर्स को? प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स। क्यों किया गया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? फाइनेंस के लिए और अच्छी फैसिलिटी। इसमें गवर्नमेंट ओनरशिप जो 51% शेयर्स थे वो अपने अंडर में रखती थी, और रेस्ट ऑफ द जो शेयर्स थे वो किसको दे दिया गया? प्राइवेट सेक्टर्स को या पब्लिक को दे दिया गया। ग्लोबलाइजेशन मींस इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमिक of other country to facilitate free flow of goods and services, capital and technology across the border. Across the border मतलब दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री में हमारे यहाँ के जो चीजें बन रही हैं या बाहर के जो कैपिटल है या टेक्नोलॉजी है वो हमारे देश में आए। तो 1991 में गवर्नमेंट ने ये ग्लोबलाइज किया था, पॉलिसी में थोड़ा बहुत कमी किया था, रेस्ट्रिक्ट किया था, ताकि इजीली जो है वो बाउंड्रीज के बाहर जो है वो हम लोग कनेक्ट हो सके और हमारे देश की रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफिल कर सके। तो इसमें बेसिकली फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन, then free flow of the capital across the
the nation, then free flow of information and technology, then free movement of the people across border. movement मतलब लोगों का आना जाना, ठीक है, वो भी बढ़ गया था. A common acceptable mechanism for the settlement of the dispute. What do you mean by the word settlement of the dispute? ये dispute क्या था? किसी झगड़े के बीच में बीच के झगड़ा ना होना. क्योंकि बहुत सारे जब हम फॉरेन ट्रेड जब करते हैं ना, तब उस समय बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स आते हैं, क्योंकि दूसरे कंट्री की पॉलिसी कुछ अलग रहती है, हमारे यहाँ की पॉलिसी अलग रहती है. तो डिस्प्यूट्स होने के कारण जो था एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया था जो कि ये सारे डिस्प्यूट्स को सेटलमेंट कर रही थी. और एक ग्लोबल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, इसका मतलब ये है कि एक गाइडलाइंस प्रोवाइड किया गया था जिसके बेसिस पे आप इजीली जो है वो दूसरे देशों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो और बिजनेस जो है वो इजीली कर सकते हो. ये था आपका ग्लोबलाइजेशन. नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री. ये जो एलपीजी लागू किया गया था 1991 में, इसका इम्पैक्ट या इसका इफेक्ट क्या रहा बिजनेस के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर, इसके बारे में ये दिया गया है. तो पहला जो आपका हेडिंग दिया गया है, दैट इज इंक्रीजिंग कंपटीशन. डू यू एग्री विद दिस? फर्स्ट जो आपका टॉपिक दिया गया है, कंपटीशन में इंक्रीज हुआ बाहर से, जब देश बाहर Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमारे यहाँ आई तो Yes, ma'am. मार्केट में कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन चालू हुए. Yes, हाँ, ma'am. तो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया. पहले सिर्फ हमारे यहाँ की कंपनीज थी, बट जब बाहर के देशों को लिबरल किया गया, छूट दी गई, हम लोग ग्लोबली दूसरे से कनेक्ट, एक दूसरे कंट्री से जब कनेक्ट हुए, तो यहाँ पे कंपटीशन जो था वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया. ठीक है. तो चेंजेस इन द रूल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड एंट्री ऑफ द फॉरेन फर्म इंडियन मार्केट हैज इंक्रीज्ड मार्केट कंपटीशन इन इंडिया. तो दूसरे देशों के साथ हमारा कंपटीशन जो था वो बढ़ गया था. आफ्टर दैट सेकंड जो आपका दिया गया हेडिंग, मोर डिमांडिंग कस्टमर, दैट इज अब बाहर के देश जब हमारे आए तो लोगों के बारे में, कस्टमर्स को नई नई जानकारियां मिली. Yes, ma'am. तो वेल इन्फॉर्म कस्टमर आर मोर डिमांडिंग. अब लोगों की नीड बढ़ गई थी, उनके डिमांड बढ़ गए थे, उनको अलग अलग प्रकार की चीजें चाहिए थी. तो डिमांड बढ़ने के कारण जो था, इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट गिव कस्टमर वाइडर चॉइस. वाइडर चॉइस मतलब ऑफ द क्वालिटी, बहुत बड़े उस टाइप के. तो वाइडर चॉइस मींस उनके पास वैरायटी बहुत थी. Yes, ma'am. कस्टमर्स जो थे, उनके वांट्स या डिमांड बढ़ने का रीजन ये था कि अब उनके पास बहुत ज्यादा चॉइस थे, ठीक है, बाहर के कंट्री जब आ गए तब. थर्ड है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. तो इंक्रीज कंपटीशन फोर्स द फर्म टू डेवलप न्यू वे ऑफ सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट. तो हमारे यहाँ की जितने भी बिजनेस या इंडस्ट्री थे, अब जो बाहर के जो लोग आ रहे थे, उनके कारण दे आर बाउंड, वो बाउंड हो गए कि अपने टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में वो चेंजेस करें, जिसमें कि उन्होंने फिर बाद में नई मशीन निकालना, नई मशीन के बेसिस पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया ताकि वो मार्केट में बने रहें. अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस वो करने लगे ताकि मार्केट में वो स्टेबल हो सके. ये ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि बाहर के लोग जो थे या बाहर की कंपनीज जो है वो मार्केट में, इंडियन मार्केट में अब आ चुकी थी. तो जो इंडियन इंडस्ट्री था या जो इंडियन बिजनेस था, उनको अब अपने टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज करने की जरूरत पड़ रही थी ताकि वो मार्केट में सरवाइव हो सके. तो ये क्लियर हो गया. Yes, ma'am. नेक्स्ट जो है, दैट इज नेसेसिटी फॉर द चेंज. तो आफ्टर 1991 द मार्केट फोर्स हैव बिकम टर्बुलेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच the enterprises have to continuously modify their operation. Operation means ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे या जो प्रोडक्ट वो लोग मार्केट में प्रोवाइड कर रहे थे या मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो कर रहे थे, उसमें उनको लगातार चेंजेस करने की जरूरत पड़ी, ठीक है. तो ये मार्केट में उनको सरवाइव करने के लिए ये जरूरी था. आफ्टर दैट फिफ्थ पॉइंट जो है, दैट इज नीड फॉर द डेवलपिंग
ह्यूमन रिसोर्सेस, यू नो, इवन फॉर द प्लानिंग के लिए, या आपको अगर मशीन को ऑपरेट करना है, तो हर चीज के लिए हमको ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब पहले के लोग ऐसा थे कि हाँ, किसी भी पर्सन को अपने यहाँ लेके काम करवाना है, उनसे काम करवा लेते थे। बट अब क्योंकि बाहर के देश हमारे यहाँ आ चुके थे और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका था, तो इसके कारण जो ह्यूमन रिसोर्स हम अपने यहाँ रख रहे थे, उनमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंस मतलब योग्य या क्वालिटी वाइज या कैपेबल लोगों की जरूरत पड़ना शुरू हो गया, ठीक है। द चेंजिंग मार्केट कंडीशन ऑफ टुडे रिक्वायर पीपल विथ हायर कॉम्पिटेंस मतलब हाई क्वालिफाइड पर्सन की अब रिक्वायरमेंट हो गई थी, और ग्रेटर कमिटमेंट मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड, कि ये टारगेट है, अब इस टारगेट को आपको कंप्लीट या फुलफिल करके देना है। Hence there is a need for the developing human resources. तो ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। जो भी हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज को अपने यहाँ अपॉइंट कर रहे थे, तो दे शुड बी वेल क्वालिफाइड हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो, उनको जो भी टारगेट दिया गया है उस टारगेट को वो कंप्लीट कर सके, वैसे वाले हो। नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट जो है, दैट इज मार्केट ओरिएंटेशन। तो अब जो था वो, अब मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आ रहे थे कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर मतलब एज पर द नीड ऑफ द कंज्यूमर, लोगों की जैसे डिमांड उसके हिसाब से आपको गुड्स या सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना। तो अर्लियर फर्म्स फॉलो प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग ऑपरेशन, टुडे फर्म प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। क्यों ये जरूरी हो गया था? जैसे ही कस्टमर की नीड होगी उस हिसाब से हम बनाएंगे। कस्टमर जैसे डिमांड करेगा, कस्टमर के नीड के हिसाब से आपको वैसी चीज मार्केट में बनाना जरूरी था, क्योंकि अगर कस्टमर को अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो कस्टमर आपके सामान नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसके पास बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस है, डिफरेंट कंपनीज है। आप अगर उनके हिसाब से अगर चेंज नहीं करोगे तो वो किसी दूसरे पर्सन के पास या दूसरे कंपनीज का प्रोडक्ट खरीद लेंगे। इसलिए ये जरूरी था इंडियन मार्केट में कि वो कस्टमर के नीड के हिसाब से चीजें बनाना शुरू करे और उनकी रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल करे। Then 7 point is loss of budgetary support to the public sector. पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर्स थे उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स आ गया था, और प्राइवेट सेक्टर आने के कारण वो अगर उनको मार्केट में सरवाइव करना है तो उनको भी बहुत अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करना जरूरी हो गया था। तो उसका इम्पैक्ट क्या क्या हुआ इसके बारे में हम लोगों ने 7 पॉइंट्स पढ़ा है। तो रिगार्डिंग दिस एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। वैभव और नो मैम नहीं? तो क्लियर हुआ बेटा टॉपिक? हाँ मैम, क्लियर हो गया। यस मैम। ओके, तो ये हमारा चैप्टर जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का ये आज खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूंगी।